हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 3 है। और आज की इस वीडियो में जो भी हम आपको सिखाएंगे ये है उनकी लिस्ट। इसमें है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास आउटसाइड क्लास। इसका मीनिंग ये है कि आप किसी भी क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के अंदर डिफाइन करने में फायदा क्या है और क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करते हैं, ये चीजें आपको समझाई जाएगी। उसके बाद बताएंगे आपको हम गेटर एंड सेटर फंक्शंस के बारे में और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल ऑफ एरे ऑब्जेक्ट एंड गेटर फंक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड क्लास। फंक्शन इनसाइड ए क्लास, क्लास के अंदर अगर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। ये देखिए, इसमें लिखा है कि इफ ए मेंबर फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, अगर आप किसी भी क्लास के फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं देन दैट विल बी ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शन। तो वो ऐसे काम करता है जैसे कि इनलाइन फंक्शन करता है। और इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन देखिए, द इनलाइन फंक्शन वर्क्स एज मैक्रो। और इनलाइन फंक्शन काम करता है मैक्रो की तरह। और मैक्रो क्या होते हैं? जो आप हैश इंक्लूड के ऊपर या नीचे आप डिफाइन कर सकते हैं उसे कहते हैं मैक्रो। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं मैक्रो को। और इट मींस द प्रोसेसिंग ऑफ इनलाइन फंक्शन इज फास्टर देन नॉर्मल फंक्शन। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप किसी भी क्लास के फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी नॉर्मल फंक्शन से। और अगर आप किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे रिटर्न टाइप जो फंक्शन की है, उसके बाद उस क्लास का नाम आएगा जिस क्लास का फंक्शन आपको डिफाइन करना है, उसके बाद आएंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम और यहाँ पे उसके स्टेटमेंट। और ये देखिए इसका एग्जाम्पल, इसमें देखिए हमने आपको समझाया है कि एक क्लास है हमारे पास टेस्ट, और इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है शो के नाम से, और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया हेलो टेस्टिंग को प्रिंट करने के लिए। दूसरा फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले। इसमें देखिए हमने यहीं पे सेमीकोलन लगा दिया है। इसे बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, और इसे कहते हैं डेफिनेशन। तो हमने इस फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। इसको हम बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? रिटर्न टाइप। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। उसके बाद आता है क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम। तो इससे पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के अंदर का फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लास का नाम भी स्पेसिफाई किया है। और आप यहाँ पे कोई भी और कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो क्लास है टेस्ट, ये वॉइड शो और एक है वॉइड डिस्प्ले, ये दोनों फंक्शन क्लास के ही मेंबर फंक्शन है, क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया है यहाँ पे और इसको हमने डिफाइन किया है बाहर। लेकिन इसको डिक्लेरेशन क्लास के अंदर ही किया है, इससे पता चलता है कि क्लास का फंक्शन ही है। लेकिन जब इसको हम कॉल करेंगे इन दोनों फंक्शन को, तब भी आपको इन्हें ऑब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा। ये देखिए मेन फंक्शन में हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे के नाम से। किसी भी नाम से आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया शो फंक्शन को, और उसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को। देखिए डिस्प्ले फंक्शन हमने बाहर सिर्फ डिफाइन किया है, लेकिन डिक्लेयर तो अंदर ही किया है ना। इट मींस ये फंक्शन भी क्लास का ही मेंबर फंक्शन है। अब चलते हैं आईडीई में और इसको रन करके देखते हैं कि ये आउटपुट यही प्रिंट करता है कि नहीं। देखिए इस फंक्शन से यहाँ पे जाएगा तो प्रिंट करेगा हेलो टेस्टिंग, और इस फंक्शन से फिर यहाँ पे जाएगा जब कॉल करेंगे तो ये प्रिंट करेगा वेलकम। तो चलते हैं आईडीई में, और यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। और सेम प्रोग्राम है। अब मैं इसको रन करता हूँ, और ये मैंने इसको रन किया तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ रहा है हेलो टेस्टिंग और वेलकम। तो ये था हमारा फंक्शन मेंबर फंक्शन के। आप किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि बेनिफिट हमें क्लास के अंदर डिफाइन करने में ही है, क्योंकि ये ऐसे काम करेगा जैसे कि इनलाइन फंक्शन करता है। इट मींस ये फास्ट काम करेगा। नेक्स्ट है गेटर एंड सेटर फंक्शंस। देखिए गेटर एंड सेटर कोई स्टैंडर्ड नेम्स नहीं है, ये तो हमने नाम दिया है कि अगर आप किसी क्लास के किसी मेंबर फंक्शन से कोई वैल्यू गेट करते हैं किसी वेरिएबल की, तो उस फंक्शन को कहते हैं गेटर फंक्शन। और अगर क्लास के किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट करते हैं उसे कहते हैं सेटर फंक्शन। और ये देखिए इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या है कि एक क्लास बनाई एबीसी के नाम से,
और उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है प्राइवेट में, इंट ए नाम से हमने कोई वेरिएबल लिया है, ये प्राइवेट में है। अगर आप किसी भी वेरिएबल से पहले या किसी फंक्शन से पहले आप कोई भी स्पेसिफायर नेम यूज नहीं करते, जैसे हमने यहाँ पे किया है पब्लिक, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली प्राइवेट माना जाता है, राइट। तो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया सेट डाटा, देखिए नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन किया गेट डाटा। देखिए हमने इससे पहले देखा वॉइड, वॉइड का मीनिंग ये है कि आप इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते, और अगर आपने कोई रिटर्न टाइप दिया जैसे इंट है, फ्लोट है, तो फिर आपको उस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करानी ही पड़ेगी। और ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप नाम सेट डाटा या गेट डाटा रखें, ये नाम कुछ भी हो सकता है। अब इसकी आप देखिए वर्किंग कैसे होगी। जब ये मेन फंक्शन में आएगा तो देखिए ध्यान से, हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट OB1 और एक बनाया है OB2। अब ये OB1 जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस क्लास में जितने भी वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल की जगह इसमें एलोकेट हो जाएगी। तो ए नाम का एक ही वेरिएबल है, तो OB1 का ए डिफाइन हो गया। उसके बाद एक OB2 भी बनाया है, तो उसका भी एक ए नाम का ही वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा मेमोरी के अंदर। जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते चले जाएंगे, ये ए वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। ये बता चुके आपको प्रीवियस वीडियोज में कि क्लास ऑब्जेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ तक हमने बनाए दो ऑब्जेक्ट। अब इससे देखिए OB1 डॉट सेट डाटा, अभी देखिए ध्यान से, OB1 से हमने सेट डाटा वाले फंक्शन को कॉल किया है, राइट। और जो वैल्यू डाल दिया आपने यहाँ पे 10, ये जाएगी x के अंदर, और इस x की वैल्यू को डाल दिया हमने a के अंदर, राइट। तो a नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये 10 वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये कौन से वाले a के अंदर वैल्यू जाएगी, इसमें या इसमें? तो ये उस वेरिएबल के अंदर जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के a नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी जिस ऑब्जेक्ट से आपने इसको कॉल किया है। आपने कॉल किया किससे? OB1 से। तो इसका मीनिंग ये है कि जो a नाम का वेरिएबल है ये OB1 का a है, और उसके अंदर वैल्यू डाल देगा 10। उसके बाद ये देखिए हमने OB2 से कॉल किया है इसी फंक्शन को, और ये वैल्यू जाएगी पहले x में, और x की वैल्यू को डाल देंगे हम a में। अब ये वेरिएबल जो हो गया वो OB2 का हो गया। तो जिस ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं ये उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करता है। यही मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। आप जो भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट से भी कॉल करेंगे, ये उसी की वैल्यू को एक्सेस करता है। अब ये देखिए हमने यहाँ प्रिंट किया OB1 डॉट ए। मैं चाहता हूँ कि OB1 की जो a की वैल्यू है उसे मुझे प्रिंट करना है। ऐसे मुझे OB2 का जो a है उसको भी प्रिंट करना है। डेफिनेटली एरर देगा, और वो एरर इसलिए आएगी क्योंकि a जो वेरिएबल है ये प्राइवेट में है, और इस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को आप क्लास जो यहाँ बंद हो चुकी है उस क्लास के बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, OB1 डॉट गेट डाटा, तो गेट डाटा पे जाएगा और इसके अंदर लिखा है रिटर्न a। अब OB1 की जो a की वैल्यू है वो है 10, तो वो 10 यहाँ पे आएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद देखिए OB2 डॉट गेट डाटा। अब ये OB2 से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अब जो वैल्यू रिटर्न करेगा किसकी करेगा? जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया है। इट मींस OB2 का a यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो OB1 के जो a की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे चाहिए क्लास के बाहर, तो इसलिए हमने गेट डाटा नाम का फंक्शन बनाया। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, और इसे कहते हैं गेटर फंक्शन, जिससे हम वैल्यू गेट कर रहे हैं, और इसे कहते हैं सेटर फंक्शन, जिससे वैल्यू वेरिएबल के अंदर सेट कर रहे हैं। और ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम जगह गेटर और सेटर फंक्शन। आप यहाँ पे एंड लाइन लगाएंगे जिससे कर्सर नीचे आ जाए और दोनों की वैल्यू ये इस तरीके से प्रिंट कर सके। और इस प्रोग्राम को हम IDE पे रन करके भी देखते हैं कि इस तरीके से वैल्यू प्रिंट करता है और एरर आती है या नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने वही सेम प्रोग्राम एज इट इज टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। सेट डाटा सेम है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये देखिए अब मैं फिलहाल इसको रन करके दिखा देता हूँ कि ये प्रिंट करता है कि नहीं। और ये मैंने रन किया, और जैसे आप रन करेंगे देखिए आपके सामने 10 और 20 आपको डिस्प्ले हो रहा है। और अब मैं ये जो हमने कमेंट बनाया है, ये कमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कमेंट हटा दिया है। अब ये देखिए OB1 डॉट ए OB2 डॉट ए को प्रिंट करेंगे डायरेक्टली तो डेफिनेटली एरर जाएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे रन किया और ये साफ कह रहा है कि ABC A इज प्राइवेट। ये आपने प्राइवेटली डिफाइन कर रखा है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। अगर आप इसको पब्लिक कर देंगे, इसके नीचे यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो फिर आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप प्राइवेट बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वो वेरिएबल, वो मेंबर सिक्योर हो जाता है। और अब हम बात करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल, कि हम कोई ऑब्जेक्ट की एरे भी बना सकते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से जगह मेमोरी में एलोकेट करेगा। तो उसके लिए आप इस चीज को समझिए कि एक क्लास हमें डिफाइन करनी है जिसका नाम होगा स्टूडेंट।
स्टूडेंट नाम की हम एक क्लास बनाएंगे हैविंग द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स कहते हैं किसको, एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को। एंड मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन कहते हैं मेथड्स को या फंक्शंस को। तो ये देखिए वेरिएबल्स तो हो गए हमारे रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, यानी कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए। उसके बाद टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी हैं, और ग्रेड की कंडीशन है 80% पे ए, 60 पे बी, 40 पे सी, और 40 से कम है तो फिर वो फेल हो जाएगा। और मेंबर फंक्शन है इनपुट डाटा, डिस्प्ले ऑल और सर्च स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनने जा रहा है। इनपुट डाटा में देखिए इस फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, टू इनपुट रोल नंबर, नेम एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। जब आप इसको कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के थ्रू आप इन सभी वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। और जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट के डाटा आप इसमें फीड करेंगे उन सबको एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में। और इससे देखिए जो डिस्प्ले डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, और जब हम इसको कॉल करेंगे जितने भी इसमें स्टूडेंट आपने ऐड करेंगे उनमें से किसी एक को हम सर्च करेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो हम शो करेंगे। तो ये चाहिए हमें प्रोग्राम। और अगर हम बात करें इसके क्लास डायग्राम की तो देखिए स्टूडेंट नाम की क्लास होगी, उसमें रोल नंबर, नेम, इस सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, ये वेरिएबल्स होंगे और ये इसके फंक्शंस होंगे। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज एसटीडी, ये है इसका ऑब्जेक्ट और हमने इसकी एरे बना दी है 5। आप 5 की जगह कोई भी साइज रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम रन करेंगे ये 5 स्टूडेंट के लिए एग्जीक्यूट हो, तो ये हमने ऑब्जेक्ट की एरे डिफाइन कर दी है। और जब इसको आप चेक करेंगे, रन करेंगे, तो मेमोरी में किस तरीके से जगह ऑक्यूपाई करेगा ये ऑब्जेक्ट की जो एरे आपने बनाई है, तो वो देखिए ध्यान से, ये है इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो std0 आपने एरे बनाई है, 5 साइज दिया हुआ है, तो std0, std1 इस तरीके से ये 4 तक बनेगा। और std0 का ये रोल नंबर हो गया, ये नेम, ये मार्क्स, ये टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड। बिल्कुल इसी तरीके से ये std1 का रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, और इस तरीके से 5 के 5 ऑब्जेक्ट की जगह इस तरीके से मेमोरी में बन जाएगी। यही ऑब्जेक्ट की एरे का फायदा है। अब चलते हैं आईडीए में और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। और इस प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसका आउटपुट, कि आप एक्चुअल में आउटपुट चाहते क्या हैं। तो ये है इसका आउटपुट, और आउटपुट ये है कि सबसे पहले ये ऑप्शन दे रहा है हमें कि इनपुट स्टूडेंट डिटेल। अगर आप यहाँ पे चॉइस में 1 नंबर प्रेस करेंगे तो ये इनपुट करेगा स्टूडेंट की डिटेल को, और जब 2 प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले कर देगा सभी स्टूडेंट के डाटा को। और जब आप 3 नंबर प्रेस करेंगे तो फिर ये आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करेगा, और उसी के रोल नंबर की वैल्यू को के अकॉर्डिंग हमें सभी डिटेल्स को शो कर देगा। रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, परसेंटेज, टोटल, ग्रेड, सभी चीज़ को डिस्प्ले करेगा। और जब आप 4 नंबर दबाएंगे तो इस प्रोग्राम से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो चलते हैं आईडीए में और हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है IOStream, और उसके बाद एक फाइल और इंक्लूड करेंगे हम जिसका नाम है stdlib। और ये क्यों इंक्लूड करते हैं बताएंगे आपको थोड़ी देर में। और उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर वो सब मेंबर्स डिफाइन करेंगे जो आपने अभी देखा है प्रीवियस स्लाइड में। उसमें है रोल नंबर, और उसके बाद स्ट्रिंग में नेम, और उसके बाद इंटीजर में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, और उसके बाद टोटल मार्क्स, और फ्लोट में डालेंगे हम परसेंटेज, और उसके बाद कैरेक्टर ले लेते हैं ग्रेड। तो ये सभी वेरिएबल्स हैं। उसके बाद अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे पब्लिकली। अब देखिए जो पब्लिक के ऊपर डिफाइन किए हैं ये सारे मेंबर्स बन जाएंगे प्राइवेट में। प्राइवेट को डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे प्राइवेट स्पेसिफायर को मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही एज्यूम कर लेता है। अब यहाँ पे आपको फंक्शन बनाएंगे वॉइड इनपुट डाटा, जो आपने अभी अभी देखा क्लास डायग्राम में। और उसके अंदर में क्या करना है, इस सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट करना है। तो मैं इनपुट कर लेता हूँ एंटर रोल नंबर। सबसे पहले रोल नंबर को इनपुट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सीन आया RN। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा एंटर नेम। ये मैंने नेम को भी इनपुट करा लिया है, और नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नाम को भी हम यहाँ पे इनपुट करा लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा CIN नेम। उसके बाद यहाँ पे इनपुट कराएंगे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, एंटर 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स। ये देखिए ये मार्क्स मैंने इनपुट करा लिए हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे CIN में M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3। ये इनपुटिंग का काम पूरा हो चुका है। अब हम फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले ऑल। डिस्प्ले ऑल ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 फंक्शन थे, इनपुट डाटा, डिस्प्ले ऑल और सर्च स्टूडेंट। ये हम बना चुके हैं। अब ये फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले ऑल का। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे वॉइड और डिस्प्ले ऑल, कोई भी आप नाम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे सभी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, और इसमें देखिए रोल नंबर को डिफाइन करना है। तो सेट W में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 5।
इसका मीनिंग ये है कि 5 कैरेक्टर के स्पेस में हम प्रिंट कराएंगे RMLO की वैल्यू। उसके बाद सेट W एक टैग ले लिया हमने इसमें, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम नेम की वैल्यू। उसके बाद हम 3 सब्जेक्ट के नाम है M1 M2 M3, तो यहाँ पे सेट W फिर से ले लेते हैं और 5 के अंदर आ जाएगा हमारा M1। उसके बाद फिर सेट W, और ये सेट W से क्या होता है बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोज में, और आज फिर समझा देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे लेंगे M2, और उसके बाद फिर से सेट W, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और उसके अंदर अब यहाँ प्रिंट करेंगे हम M3। इसी तरीके से सेट W, और सेट W में इस बार हम प्रिंट करें टोटल मार्क्स, तो इसमें हम सेट W में थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, 7 कर लेते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे फिर से प्रिंट करेंगे टोटल मार्क्स TM। उसके बाद फिर सेट W, और यहाँ पे परसेंटेज ले लेंगे, इसको भी 7 स्पेस लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 8 कर लेते हैं स्पेस, जो पॉइंट में आ सकती है वैल्यू, तो फिर हम इसको यहाँ पे इसकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पे 7 की जगह 8 कर दिया है, और उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे करेंगे सेट W, और अब यहाँ पे हम ग्रेड को प्रिंट करने जा रहे हैं। तो ग्रेड के लिए भी हम यहाँ पे स्पेसिंग 8 ही कर लेते हैं, सेट W 5 की जगह 8 कर लेते हैं, नहीं तो स्पेस कम रह जाएंगे, और ये हमने यहाँ पे इसको 8 कर लिया है। और अब इसको प्रिंट करेंगे हम ग्रेड को। ग्रेड प्रिंट करने के बाद अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे एंड। तो ये देखिए हमने सभी चीज़ों को प्रिंट कर दिया और स्पेसिंग डाल के, और ये आप शायद जानते होंगे कि स्क्रीन का जो एरिया होता है, एक लाइन में आप आउटपुट वाली लाइन में, आउटपुट वाली स्क्रीन पे एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स देख सकते हैं। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आ गए, 5 10 15 और 5 हो गए हमारे 20 25, फिर 30, और 30 के बाद फिर आ गया हमारे 37, और 37 के बाद आ गया हमारा 8, फिर हो गया 45, और 45 के बाद यहाँ पे देखिए टोटल मास के बाद हम परसेंटेज लिखना भूल गए हैं, तो उसको भी यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा परसेंटेज, और उसके बाद फिर ये। तो स्पेसिंग हमारे पास काफ़ी है, आप चाहे तो यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे 10 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 10 कर लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, नाम थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, 15 कर लेते हैं। उसके बाद रोल नंबर है, और उसके बाद ये मार्क्स 5 में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे सर्च वाला फंक्शन, जो रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे करेंगे वॉइड, और उसके बाद यहाँ पे आएगा सर्च, और नाम रखते हैं स्टूडेंट, कोई भी आप नाम यहाँ रख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं, TM = M1 + M2 + M3, और ऐसे ही परसेंटेज को भी कैलकुलेट करते हैं, TM × 100 / 300। उसके बाद आप ग्रेड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इफ परसेंटेज > 80, तो ग्रेड हो जाएगा हमारे पास A ग्रेड, ये देखिए A ग्रेड। और उसके बाद हम करेंगे एल्सिफ, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज > 60, और 60 पे हमारा B ग्रेड, तो ग्रेड = ये आ गया हमारा B ग्रेड। इसी तरीके से फिर एल्सिफ, और परसेंटेज > हो जाएगा हमारा 40, और 40 पे हमारा C ग्रेड, तो ये हमने ग्रेड भी कैलकुलेट कर लिया है। और अगर इससे भी कम परसेंटेज रह जाती है तो फिर ग्रेड हो जाएगा हमारा F मीन्स फेल। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद अब इसको हम प्रिंट करेंगे। तो Cout, ये हमने प्रिंट किया रोल नंबर, ये हमने रोल नंबर प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे एक बिंदु लगा देता है कॉलम, जिससे आउटपुट अच्छा लगे देखने में, RMLO। उसके बाद एंड लाइन, और उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करेंगे नेम, ये नेम भी हमने प्रिंट करा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम। और अब यहाँ पे हम करेंगे एंड लाइन फिर से, और अब यहाँ प्रिंट करेंगे हम उसका मार्क्स 1, पहले सब्जेक्ट के मार्क्स 1, और यहाँ पे मार्क्स 1 प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मार्क्स M1 हमने वेरिएबल का नाम लिया है, आप M1 ही यूज करेंगे। उसके बाद फिर Cout, अब यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स 2, इसी तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स 2 एंड लाइन, और उसके बाद अब यहाँ पे मार्क्स 3, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पे M3 भी प्रिंट हो गया एंड लाइन, और अब हम प्रिंट करेंगे परसेंटेज, ये आ गया हमारा परसेंटेज यहाँ प्रिंट करेंगे, और ये परसेंटेज भी प्रिंट हो गई। और उसके बाद आएगा हमारा ग्रेड, ये परसेंटेज से पहले हम यहाँ पे टोटल मार्क्स भी प्रिंट करेंगे, और टोटल मार्क्स के लिए फिर हम यहाँ पे एक और लाइन इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे, और उसको भी प्रिंट कर लेते हैं टोटल मार्क्स को, बिल्कुल सेम तरीका है टोटल, और टोटल मार्क्स भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा TM, राइट। और उसके बाद फिर परसेंटेज होगी, अब बचता है ग्रेड, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं ग्रेड, ये हमने ग्रेड को भी
प्रिंट कर लिया है और ये सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। इस तरीके से ग्रेड भी प्रिंट हो चुका है। तो इस सभी फंक्शंस को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन इसके लिए आपको एक फंक्शन और डिफाइन करना पड़ेगा और वो है गेटर फंक्शन। कोई भी नाम रख सकते हैं उसका। ये मैंने नाम का सपोज गेट रोल नंबर, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया और आपने यहाँ पे कुछ लिखा, सिंपल एक स्टेटमेंट रिटर्न और यहाँ पे डाल दिया आर। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो रोल नंबर आपको देगा। और अब आते हैं मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन देखिए इंपॉर्टेंट है। क्लास मैंने यहाँ पे बंद कर दी है और उसके बाद अब यहाँ बनाते हैं मेन फंक्शन को। और ये मेन फंक्शन में आए और आप यहाँ पे एक वेरिएबल चॉइस और ये मेन्यू को डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 1 पे इनपुट डाटा, ये हो गया पहले मेन्यू के अंदर पहला ऑप्शन। उसके बाद नंबर 2 पे है डिस्प्ले ऑल, ये डिस्प्ले ऑल दूसरा फंक्शन हो गया हमारा, दूसरा ऑप्शन आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एंड लाइन और एक हमारे पास सर्च का ऑप्शन रिजल्ट देखने के लिए सर्च स्टूडेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एंड लाइन। और एंड लाइन के बाद फिर अब यहाँ पे एक एग्जिट का ऑप्शन रख लेते हैं नंबर 4 पे। और जैसे नंबर 4 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये हमने पूरा मेन्यू बना दिया है और ये हमने आउटपुट को अच्छा दिखाने के लिए लाइन भी हमने ड्रॉ कर लिए। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे चॉइस को इनपुट करेंगे, एंटर योर चॉइस, इस तरीके से एंटर योर चॉइस के आपको इन ऑप्शंस में से जो 4 ऑप्शन है वो करना क्या है। और आप यहाँ पे इनपुट कर लेंगे CIN के थ्रू चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर जो आपने ऊपर डिफाइन किया है। और अब यहाँ पे आप स्विच केस भी लगा सकते हैं और इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो इफ कंडीशन की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्विच केस सभी लैंग्वेजेस में नहीं है। जैसे पाइथन है, पाइथन स्विच नहीं होता, तो आप इफ कंडीशन को यूज किए चॉइस इज टू 1, तो आपको यहाँ पे कॉल करना होगा इनपुट डाटा फंक्शन। अब देखिए यहाँ से मेन चीज शुरू होती है। अब आपको क्या करना होता है, इसमें हम 5 स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट नाम की जो क्लास है, और ये देखिए हमने इसके 5 ऑब्जेक्ट की एरे हमने 5 साइज दिया हमने और उसके एरे बन चुकी है मेमोरी में। तो 5 ऑब्जेक्ट डिफाइन हो चुके हैं, std0 std1 बता चुके हैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में। और अब यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल ले लिया लूप लगाने के लिए i, और जो आपको सर्च करना है स्टूडेंट उसको भी ले लेते हैं, वो ले लिया मैंने n। अब यहाँ पे देखिए चॉइस अगर आपने 1 दबाई है तो वो 5 स्टूडेंट की जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लूप चलाइए 4 और यहाँ पे डाल दीजिए i = 0 और i <5 क्योंकि 5 स्टूडेंट हैं। अब मैं फिलहाल इसमें 3 स्टूडेंट भर लेता हूँ जिससे कि मुझे प्रोग्राम को समझाने में टाइम वेस्ट ना हो। 3 ले लिए मैंने यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे सिंपली कॉल करेंगे फंक्शन को। देखिए इस तरीके से std और यहाँ पे आएगा i और डॉट और इनपुट डाटा। ये हमने देखिए, ये अब आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे लूप चलाया i = 0, तो इट मीन्स std0 वाले ऑब्जेक्ट से ये इनपुट डाटा वाले फंक्शन पे जाएगा, ये इस वाले फंक्शन पे जाएगा इनपुट डाटा वाले फंक्शन पे, और यहाँ पे सभी वैल्यूज को ये इनपुट कर लेगा और फिर डाल देगा std0 नाम के ऑब्जेक्ट में। इसी तरीके से फिर std1 i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो std1 से कॉल करेंगे इनपुट डाटा को, फिर इसकी वैल्यू इनपुट हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे फिर 3 डाल देंगे और ये 3 बार ये एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि हमें 3 साइज दिया रहेगा तो तीनों स्टूडेंट के डाटा ये इनपुट करेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर कर लेगा। आप साइज कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा केस पूरा हो गया है और अब यहाँ पे करेंगे हम else if। ये मैंने यहाँ पे ब्रेस बंद कर दिया है और इसको भी else if लगाएंगे। अब दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, चॉइस इज टू वो है हमारी 2। अब देखो 2 वाला जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है कि सभी जो स्टूडेंट की डिटेल है उसको शो करना है, तो आपको फिर से लूप लगाना पड़ेगा। तो i = 0 और उसके बाद i <3 और उसके बाद i++। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको भी कॉल कर लेते हैं इसी तरीके से std i और यहाँ पे आएगा डॉट और उसके बाद आ जाएगा डिस्प्ले। ये हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं। डिस्प्ले जो भी आपने फंक्शन बनाया उसी को यूज करेंगे। देखिए आपने फंक्शन बनाया किस नाम से, आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये रहा फंक्शन डिस्प्ले ऑल, तो आपको डिस्प्ले ऑल नाम से इसको कॉल करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले और अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे ऑल, जिस तरीके से आपने डिक्लेयर किया ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये 5 बार तो नहीं 3 बार ये एग्जीक्यूट होगा फंक्शन और तीनों बार ये स्टूडेंट की डिटेल को शो करेगा। और अब एक चॉइस और बचती है हमारे पास else if, जो सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है और वह सर्च वाली।
तो नंबर 3, अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो ये हमारे सबसे पहले इनपुट करेगा कि आपको कौन सा रोल नंबर को सर्च करना है। तो आप यहाँ पे डाल देंगे सी आउट और एंटर द रोल नंबर टू बी सर्च। आपको कौन सा रोल नंबर आपको सर्च करना है, जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमने इनपुट कर लिया कि आपको कौन सा सर्च करना है, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट भी कर लिया है, इसको RNO की जगह n दे दिया। और n नाम को जो वेरिएबल है ये हम डिफाइन कर चुके हैं, ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए n नाम के वेरिएबल में हमने उस रोल नंबर को इनपुट कर लिया जिसको हमें सर्च करना है। अब मैं सर्च कैसे करूँगा वही देखना है आपको। फॉर i = 0 और उसके बाद i <3 और उसके बाद i++। अब ये देखिए ये सबसे मेन चीज है। यहाँ पे मैंने किया इफ stdi डॉट गेट रोल नंबर। ये देखिए मेन चीज गेट RNO या गेट रोल नंबर। फंक्शन देख लेते हैं आपने किस नाम से डिफाइन किया हुआ। ये देखिए गेटर नाम का जो फंक्शन है, गेटर फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, और इसका नाम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा गेट रोल नंबर। ये फंक्शन आपको कॉल करना है और ये रोल नंबर आपको वहां पे दे देगा, और जिसको हम कंपेयर करेंगे। देखिए गेट रोल नंबर, ये मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया फंक्शन को। तो ये क्या करेगा std0। देखिए std0 से हमने गेट रोल नंबर कॉल किया, तो std0 का रोल नंबर आपके पास आ चुका है, और इसे कंपेयर करेंगे क्या ये n के इक्वल है, और n में कौन सी वैल्यू है जो आपको सर्च करनी है। तो ये कंपेयर करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो stdi उसी stdi से फिर ये प्रिंट कर देगा किस नाम का फंक्शन जो आपने बनाया है। अब किस नाम से बनाया वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फंक्शन है हमारे पास सर्च स्टूडेंट, इसको कॉल करेंगे, और यहाँ से हम कॉल करते हैं सर्च स्टूडेंट नाम का फंक्शन। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद ब्रेक से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब डिस्प्ले हो चुका है, सर्च हो चुका है, तो फिर आगे लूप को कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो यही मेन चीज थी कि किस तरीके सर्च करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आई, तो std0 से कॉल करेगा रोल नंबर गेट रोल नंबर फंक्शन को, वो आपको यहाँ पे रोल नंबर दे देगा, उसे हम कंपेयर करेंगे n से, और वो कंपेयर अगर हुआ तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, अदरवाइज आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर std1 से कॉल करेगा, इसी तरीके से तीनों से कॉल करेगा। अगर किसी भी रोल नंबर से मैच हो गया तो फिर वो इस फंक्शन को कॉल करेगा उसी ऑब्जेक्ट से, फिर ब्रेक से बाहर आ जाएगा। तो ये हमने बनाया। अब एक चॉइस और बचती है, और वो है 4 नंबर वाली। तो यहाँ पे डाल देंगे एल्स चॉइस = 4, और अगर ये 4 है तो फिर हमें फंक्शन से प्रोग्राम से बाहर निकलना है। तो इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे exit 0, ये प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा आपको। और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसके लिए आपको एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, और ये है उस हेडर फाइल का नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो stdlib, ये इसी के लिए है, एग्जिट फंक्शन के लिए। और भी बहुत सारे फंक्शंस के अंदर होते हैं। तो ये आपने अच्छे से प्रोग्राम को देख लिया होगा। हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल डिफाइन किए प्राइवेट में। ये इनपुट डाटा इनपुट करने के लिए हो गया, और फिर डिस्प्ले ऑल डिस्प्ले करने के लिए हो गया, और फिर सर्च फंक्शन ये सभी कैलकुलेशन करके आपको शो करेगा, जिसका आपको रिजल्ट देखना है। और ये आपने देख लिया गेट रोल नंबर, ये गेटर फंक्शन जो आपने यहाँ पे कॉल किया, सॉरी डिफाइन किया, जिसको हम यूज किया हमने बाद में मेन फंक्शन के अंदर। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। और सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव किया, और अब जैसे ही रन करेंगे तो एरर आ गई है, और एरर मिल गई है। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए हैं, और वो है यूजिंग नेम स्पेस std, जिसकी वजह से एरर आई है। अब मैं इसको यहाँ से फिर से रन करता हूँ, तो इस बार जो एरर यहाँ पे setw में, अब setw के लिए भी आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, और उस हेडर फाइल का नाम है, ये बता चुका प्रीवियस वीडियोस में भी, इंक्लूड, और वो है हमारे पास io manip.h, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। ये io manip.h, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसका काम एक्चुअल में ये है कि 5 स्पेस के अंदर तो प्रिंट करेगा रोल नंबर, वो भी राइट टू लेफ्ट। और ये थोड़े आप चाहें तो स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 15 स्पेस के अंदर प्रिंट करेगा नेम की वैल्यू, और 5 स्पेस में m1 की वैल्यू। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो प्रिंट करेगा, और ये सब डाल दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में चेंज करेगा लाइन को। तो setw फंक्शन का आपको यूज करना है, तो फिर आपको वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। ये मैंने रन किया, और ये देखिए इस बार अब यहाँ पे हैश इंक्लूड, आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है कहीं ना कहीं, और मिस्टेक ये है देखिए, इसमें हमने इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हो चुकी है। आप यहाँ पे इंक्लूड की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए, और अब इसको हम फिर से रन कर देते हैं। और ये मैंने इसको रन किया, और जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने फिर से कोई एरर है io manip.h, हैश इंक्लूड तो ठीक हो चुका है। आप यहाँ पे h को हटा देते हैं, ये यहाँ से मैंने h को हटा दिया है, और अब फिर से रन करते हैं, और आपके सामने
कोई भी एरर शायद नहीं आई है, अभी भी एरर है। देखिए वॉइड स्टूडेंट डिस्प्ले ऑल, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ये देखिए आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, या परसेंटेज डाल देंगे और अब फिर से रन करते हैं इसको। और देखिए ये एक तरीका अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा बनाइए और रन कीजिए। और अब यहाँ पे इसको ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनपुट डाटा डिस्प्ले ऑल। सबसे पहले मैं करता हूँ 1 प्रेस। तो जैसे आप 1 प्रेस करेंगे ये आपसे इनपुट करेगा रोल नंबर, सपोज 101, ये नाम डाल दिया और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं। इस तरीके से आप कोई भी मार्क्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इनपुट कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट का डाटा, और ये 3 स्टूडेंट के लिए इनपुट करेगा। यहाँ पे नाम डाले, सपोज मैंने कपिल, उसके बाद फिर ये मार्क्स, इसके सपोज मैंने ये डाल दिया मार्क्स, ये 3 सब्जेक्ट के। उसके बाद इनपुट कर रहा है नेक्स्ट रोल नंबर 103, और अब यहाँ सपोज डाल देंगे सैम, और अब यहाँ पे इसके भी मार्क्स हमें डालने होंगे। ये मैंने इसके मार्क्स डाल दिए हैं और 3 सब्जेक्ट के, और ये वापस यहाँ से प्रोग्राम से बाहर आ गया। अब ये गड़बड़, प्रोग्राम से बाहर नहीं आना चाहिए, इसे वापस मेन्यू के अंदर ही आना चाहिए, नहीं तो ये प्रोग्राम यहाँ से बाहर आ जाएगा, फिर कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे आपने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से मेन्यू बनना स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, while 1, अब यहाँ पे while 1 भी लिख सकते हैं और while 2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये भी काम कर जाएगा, लेकिन टर्बो C+ वाले कंपाइलर पे ये 2 काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे 1 ही यूज करना पड़ेगा। 1 सब में काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ 1 ही लिख दीजिए, और उसके बाद ये ब्रेस जो यहाँ पे हमने बंद हो चुका है ऑटोमेटिकली, इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे एक लाइन भी डाल देते हैं, जिससे कि आउटपुट देखने में और अच्छा लगे। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और उसके बाद लाइन को भी चेंज कर दिया, राइट। और अब इस ब्रेस को बंद करूँगा वाइल का, जो सबसे लास्ट में यहाँ पे इसको वाइल को ब्रेस को बंद करेंगे, और मैं इसको रन करता हूँ। और जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको मैक्स मैच कर लेंगे। और यहाँ पे इनपुट कर रहा है कि एंटर चॉइस, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, और 1 नंबर से आप स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। रोल नंबर 101, उसके बाद नाम, और उसके बाद 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 102, और उसके बाद अब यहाँ पे इसका नाम डाल देंगे, सपोज अमित, और उसके बाद इसके सब्जेक्ट के मार्क्स भी यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे इस तरीके से। और ऐसे ही 103, और उसके बाद इसका नाम डाल दे, सपोज हमने यहाँ पे जय, और अब इसके भी मार्क्स यहाँ पे इनपुट करेंगे इस तरीके से। कोई भी मार्क्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे एंटर करेंगे ये फिर से इनपुट कर रहा है कि आपको करना क्या है। तो जैसे आप 2 प्रेस करेंगे सभी स्टूडेंट की डिटेल आपको दिखाएगा, लेकिन परसेंटेज और ग्रेड आपको शो नहीं होगी। ये देखिए आपके सामने परसेंटेज और ग्रेड नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है, तो देखिए अब इससे बाहर निकलते हैं पेन नंबर 4 से, और बताता हूँ मैं क्यों नहीं आया। जैसे आपने 1 नंबर दबाया, और इसने 1 नंबर दबाने से आपने रोल नंबर, नाम और मार्क्स इनपुट किए हैं, लेकिन जब आप 2 नंबर प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसमें आपने यहाँ पे टोटल परसेंटेज ग्रेड भी शो किया है, जबकि टोटल परसेंटेज ग्रेड आपने इसको कैलकुलेट नहीं किया है। कैलकुलेट किया आपने कौन से फंक्शन में, वो किया आपने सर्च वाले फंक्शन में। तो ये टोटल मार्क्स परसेंटेज तभी शो होंगे जब आप सर्च वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर आप 2 नंबर प्रेस करेंगे तो ये टोटल मार्क्स परसेंटेज को नहीं डिस्प्ले कर पाएगा। इसलिए इस चीज को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और कट कर देंगे, तो कंट्रोल एक्स से, सॉरी सेलेक्ट करेंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एक्स से हमने कट कर दिया है। और इसको पेस्ट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट की है, और जैसे ये वैल्यू इनपुट करेगा तभी ये हैंड टू हैंड उसकी वैल्यू को भी, उसके जो टोटल मार्क्स परसेंटेज है उसको भी ये कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, और जैसे इसको रन करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन पे ये मेन्यू शो हो गया। अब यहाँ पे इसको आप मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद सबसे पहले 1 नंबर प्रेस करो, और यहाँ पे वही सेम 101, उसके बाद नाम डाल दें राम, और ये फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, सेकंड और थर्ड के, इस तरीके से सेकंड स्टूडेंट के डाटा डाल देंगे यहाँ पे, और नाम सपोज मैंने डाल दिया कपिल। उसके बाद अब यहाँ इसके मार्क्स, और अब यहाँ पे हम 103 का डिटेल डाल देंगे, और उसके बाद अब यहाँ पे भी इसके नाम डाल दें, सपोज जय, और यहाँ पे इसके मार्क्स डाल देंगे इस तरीके से। और जैसे एंटर करेंगे देखिए आपको सामने फिर से मेन्यू आ गया। अब आप यहाँ पे 2 नंबर प्रेस कीजिए। ये मैंने 2 नंबर प्रेस किया तो ये देखिए आपके सामने इस बार टोटल परसेंटेज ग्रेड सब चीज आपके सामने आ गई है। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है किसी एक स्टूडेंट का डाटा, सपोज डाल दिया मैंने यहाँ पे नंबर 3, और जैसे नंबर 3 डाल देंगे तो इनपुट कर रहा है एंटर द रोल नंबर टू बी सर्च। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 102, और जैसे आप 102 डाल देंगे तो आपके सामने देखिए 102 डालने के बाद सिर्फ उसी का
डाटा आपके सामने शो हो गया है। ये देखिए टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड सब चीज शो हो गई है। और अगर आप नंबर 3 से फिर से सर्च करते हैं तो यहाँ पर डाल सकते मैंने 103, अब देखिए 103 का डाटा भी आपके सामने शो हो गया है। तो अब फिर नंबर 4 से आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।